हेलो डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने आज जो है एक नया पॉइंट स्टार्ट किया है कि आप लोगों को केमिकल साइंस से या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्विज जो आईआईटी जेईई मेंस और नीट में पूछा जाता है, इस टाइप के बहुत सारी बातें और छोटी छोटी चीजें जो आपको पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पूछ लिए जाते हैं और जो डायरेक्टली बेस्ड होते हैं, जिनमें जो है कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं। टाइम की बचत को देखते हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो एग्जाम कंट्रोल बोर्ड होता है वो आप लोगों के लिए एक ऐसा कभी कभी कुछ ऐसा शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। सो गाइज, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो है कुछ ऐसा कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें, कम कम मान के लिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, धीरे धीरे आपकी शुरुआत इस तरीके से की जाए जिससे कि आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो किस टाइप के आते हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए, पहला नंबर का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, द कंपाउंड विच कंटेन मैंने लिखा हुआ है बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, साथ में आंसर भी दिया गया है। लेकिन आंसर कैसे आया, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसका रीजन है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। सो पहले आपका केसीएल है। तो केसीएल तो आप जानते हैं कि जो केसीएल है, तो सर ये कैसा कंपाउंड है, ये तो आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि सर इसमें के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आयन बनते हैं। तो केसीएल आपका कैसा हो गया सर, आयनिक कंपाउंड हो गया। तो आइए केसीएन देखिए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये वाला बॉन्ड क्या है, इसमें आयनिक है। और सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, वो बिल्कुल कोवैलेंट बॉन्ड है। जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट इसमें है कि यही बिल्कुल कोवैलेंट है। तो इसमें आप देख रहे हैं आयनिक एज वेल एज द कोवैलेंट, दोनों टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर बी का एक्सप्लेनेशन हो गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, CH4 बिल्कुल कोवैलेंट है और हाइड्रोजन भी आपका कोवैलेंट है। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। तो जो बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, वो आपका कोवैलेंट होता है। और CH4 भी ऑलरेडी एक पॉपुलर एग्जांपल है जो आप लोगों ने क्लास 10th में सबसे पहले कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड इसी को पढ़ते हैं। ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मैक्सिमम, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड। मतलब 90 डिग्री का आपको क्या बताना है कि एंगल किस में होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में। आइए देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए DsP2 लिखा हुआ है। आप देखिए DsP2, तो DsP2 का मतलब क्या होता है, DsP2 का मतलब तो सर हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होगी। अब ये स्क्वायर प्लेनर कैसे पता लगा, सर ये स्क्वायर प्लेनर BSEPR थ्योरी से हमको पता लगा है। ठीक है ना, BSEPR थ्योरी में बताया गया था कि कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा और कौन सा स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की सारी कहानी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर डिटेल में जानना है तो डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को जो है BSEPR थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं जो कि बहुत बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए जानते हैं स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री तो ऐसी होती है, देखिए स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री ऐसा होता है, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे है और ये ऐसा है सेंटर में। मतलब कहने का मीनिंग है ये ऐसा जियोमेट्री होगा, इस तरीके से जियोमेट्री है। समझ में आ रही बात क्या? तो आप देखिए 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के कितने एंगल हो सकते हैं इसमें, आप खुद देख लीजिएगा। एक स्क्वायर में कितने 90 डिग्री के हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसमें आपको जो है बिल्कुल चार ही दिखेंगे,
चार ही 90 डिग्री के एंगल दिखेंगे, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, इसके अलावा आपको नहीं दिखेगा। तो स्क्वायर प्लेनर में तो 490 डिग्री के हो गए। आइए sp3d, तो दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल उसने दिया गया है sp3d। तो sp3d में क्या है भाई, sp3d का मतलब हो गया कि सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है ना, देखिए ऐसा, और ये सेंट्रल एटम है, ये ऐसे बना होता है, ये ऐसे बना होता है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। देखिए 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 इधर देखिए, ये देखिए इधर देखिए, ये ऐसा है तो ये पिरामिड है ना। तो आप देखिए ये पिरामिड है, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं उसको, ये एक 3D होता है। तो ये पिरामिड से आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो ये मैं एक 1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और इधर पीछे 3 लिख रहा हूँ। तो और देखिए ये देखिए ये वाला एक्सियल बॉन्ड है ना, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है जिसको मैंने गाड़ी लाइन से दिखाया है। एक्सियल बॉन्ड और 1 के बीच में, एक्सियल बॉन्ड और 1 के बीच में इधर देखिए, ये एक्सियल बॉन्ड है और इसके और ये 1 के बीच में एक 90 का एंगल है। ये ऐसे 3D में है, ये समझ रहे ना, एक 90 का एंगल है। और ठीक इस तरीके से ये भी एक 90 है और ये वाला भी एक्सियल और थर्ड के बीच में 90 का एंगल है, और ये एक्सियल और सेकंड के बीच में 90 के एंगल है। तो ऊपर साइड से 3 हो गए और नीचे साइड से भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक उसके नीचे इमेजिन करिए, नीचे भी तो पिरामिड लगा हुआ है, ये पिरामिड नहीं लगा हुआ है क्या, ये एक्सियल ये वाला बॉन्ड लगा हुआ है, नीचे से भी है ये, तो यहाँ से भी 3 होंगे। तो ओवरऑल कितने 90 के हो गए सर, इसमें 6 हो गए। समझ रहे हैं ना, ओवरऑल कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, और DSP3 भी सेम है। और तीसरा आपके पास है DSP3, तो इसका भी TPP स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरह हो रहता ही, तो इसमें भी उतने ही हो जाएंगे 6। लेकिन सर एक और लास्ट बचा हुआ है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आइए मैं इसको बताता हूँ डिटेल में। ठीक है, एक और हमारे पास बचा हुआ है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास बचा हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जियोमेट्री होती है ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑक्टाहाइड्रल का मतलब हो गया कि सर आपके पास ऐसे हो गया यूं, और यूं सेंट्रल एटम, और ये ऐसा, और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। मान के चलिए स्क्वायर, जो मेरा हाथ है वो बिल्कुल स्क्वायर है, मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक पिरामिड ऊपर से लगा हुआ है। तो आप देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए ये ऊपर वाला एक्सियल बॉन्ड है ना, इसके रिस्पेक्ट में एक 1 के साथ होगा, एक 2 के साथ होगा, एक 4 के साथ होगा, एक 3 के साथ होगा। तो ऊपर साइड से 4 90 के बनेंगे, नीचे से भी तो सर 4 90 के बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए सर, 8 बॉन्ड एंगल हो गए, 8 90 के एंगल हो गए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सा पॉइंट इसमें है, कुछ है नहीं स्टूडेंट इसमें, बहुत ही बेसिक बेसिक सी लाइनें इसमें दी गई थी। ठीक है ना, आइए जानते हैं इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें। ठीक है ना, आइए पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ether is the more volatile than alcohol having the same molecular formula, this is due to, देखिए ईथर वो कह रहा है वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा है। मान के चलिए मैंने लिखा C2H6O, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का देखिए, अल्कोहल ऐसा भी बन सकता है ना, CH3CH2OH, ये अल्कोहल होगा, इसका ईथर क्या बनेगा, ये वाला इसका ईथर बनेगा, नहीं बनेगा। आप देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए मोर वोलेटाइल है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वोलेटिलिटी में क्या करता है, वोलेटिलिटी में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। किसी को वोलेटाइल बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हम बोलते हैं उतना ज्यादा, उसका उसका ये मेल्टिंग पॉइंट, वो सो तमाम बातें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं अल्कोहल में सर
एक ही बड़ी बात है कि सर इस एल्कोहल में एक ही बड़ी बात है, ये देखिए ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, तो सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ईटी, और इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे मोर वोलेटाइल बनाता है। तो हम लोग बोलते हैं देखिए दो अलग, ये वाला अलग एल्कोहल है, ये भी अलग लिया है, ये भी, तो इस टाइप के हाइड्रोजन को बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यही रीजन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द मेन एक्सिस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज जेड। उसने कहा कि सर मेन एक्सिस जेड को ले लिया, मान के चलिए ये जेड है, द ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप। देखिए ये मैंने कहा ये भी px होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये px ले लिया, और इधर पे आप क्या कर दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या कर दो py करिए, तो देखिए कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो ये आपस में ओवरलैप करेगा ऐसे, और ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, और जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो आप देख रहे हैं ये पार्शियल साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई नहीं हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग आपने बगल पे ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमेशा हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यही रीजन है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन I3 माइनस, I3 माइनस में I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। सर पहले देखो I3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है, I3 ऐसा होता है देखिए, ठीक है ना, ऐसे मैं बनाता हूं, चलिए आयोडीन बनाया 1 2 3 4 5 6 7 होता है, और एक नेगेटिव चार्ज है 8, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये एक यहां से इधर खींच लेगा, एक इधर से खींच लेगा, तो दो बॉन्ड पेयर हैं, तो दो बॉन्ड पेयर प्लस आप देखिएगा यहाँ पे 3 लोन पेयर है, तो 3 और 2 3 + 2 5, 5 का मीनिंग क्या होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन देखिए, तो अब देखिए आयोडीन के पास यहाँ पे कितने 3 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऐसे आएगा नहीं आएगा, ये आयोडीन सेंटर में होगा, ये इधर आयोडीन होगा, ये आयोडीन होगा, ये आयोडीन होगा, तो देखिए यहाँ पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं, आप देखिए इस आयोडीन के पास 1 2 3 4, देखिए सेंटर वाले के पास 1 2 3 ऐसे बचे हुए हैं, समझ रहे हैं क्या। अब देखो इस आयोडीन के पास पहले से कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 था, एक दे दिया, बचे कितने इसके बाद 3 इसके पास बचे हुए हैं, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 3 3 दोनों के पास बचे हुए हैं, तो 3 + 3 1, देखिए अब देखिए इसके पास कितना बचा हुआ गाइस, देखिए 3 इसके पास भी देखिए 3 लोन पेयर ये बचे हुए हैं, 3 ऊपर वाले के पास बचे हैं, 3 सेंट्रल वाले के पास बचे हुए हैं, तो ओवरऑल लोन पेयर कितने हैं, 9 लोन पेयर हो गए, तो 9 लोन पेयर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत पॉपुलर है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जेईई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 और 19 में, अप्रोक्सीमेट 18 19 में ये क्वेश्चन जो है
आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज में आ गए थे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल टाइप, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें कौन सा एक क्वेश्चन और आ सकता है। देखिए तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि सर ज्यादा टफ, तो मुझे तो नहीं लग रहे हैं, काफी जो है काफी, मुझे तो काफी सिंपल से क्वेश्चन लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफी सिंपल से लगेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमको जानना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, BCl3 इज द प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर इज NCl3 इज पिरामिडल बिकॉज, ठीक है ना। वो कह रहा है क्वेश्चन में BCl3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। BCl3 आप जान रहे हैं कि सर प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और NCl3 पिरामिडल क्यों है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बोरोन इस तरीके से है और इसके पास 0 लोन पेयर है, आप देखते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। sp3 का मतलब नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ये ऐसा हो गया। एक इधर से ले लेगा, एक इधर से, एक इधर से। आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर और प्लस आप देख रहे हैं 1 लोन पेयर है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये जो जियोमेट्री हो रही है ये कैसा हो जा रहा है, पिरामिडल हो जा रहा है। तो पिरामिड में कन्वर्ट होने का मेन रीजन यही है कि सर इसमें जो है ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर काय में कन्वर्ट कर रहा है, सर ये बिल्कुल जो है पिरामिडल जियोमेट्री में कन्वर्ट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी देखिए, BCl3 हैज नो नो लोन पेयर, कोई भी नो पेयर। पेयर का मतलब लोन पेयर से लेना देना है, कोई भी लोन पेयर नहीं है BCl3 में, जबकि इसके पास लोन पेयर है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन विच सॉल्वेंट NaCl हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, कौन सा सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें NaCl की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। तो देखिए सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपको पता है नमक, सिंपल सॉल्ट इज द नमक, NaCl। सो NaCl को अगर आप पानी में डालते हो, पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। सो वाटर इज द बेटर सॉल्वेंट, वाटर एक बेटर सॉल्वेंट है। एक्चुअली ये सॉल्वेंट हम बोलेंगे पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है ये, सर ये एक पोलर सॉल्वेंट है। और जब ये पोलर सॉल्वेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसा है, हाई है, काफी ज्यादा है। और इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि सर ये वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब वाटर को सॉल्ट को घुलने या डिसॉल्व करने की जो टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव द परमानेंट डाइपोल परमानेंट मूवमेंट्स फॉर द बोथ मेंबर। परमानेंट मूवमेंट का मतलब डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। आइए एक बात बता देता हूं, परमानेंट मूवमेंट का मतलब हो गया है कि म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसके म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये ओनली किसके लिए होता है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए होता है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए होता है, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए तो सर आप लोग जानते हैं म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, आइए जानते हैं NO2 और CO2। देखिए NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये NO2 का ऐसा, तो इधर डबल बॉन्ड है, तो ये तो आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, तो इसके लिए म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सर CO2 तो दोनों तरफ बराबर है, तो इसके लिए तो म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वाला पेयर तो नहीं करेगा भाई। तो सर NO2 और O3, अब
NO2 का मैंने बना लिया है यहाँ पे, O3 का देखिए यूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक जगह डबल बॉन्ड, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो सर ये जब अनसिमेट्रिकल है तो म्यू इज इक्वल टू म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है। NO2 तो मैंने पहले दिखा दिया है ना, तो ऐसा हो जाएगा। अब सी वाले ऑप्शन में चेक करें क्या, आइए देखते हैं। SiF4 है, SiF4 में सिलिकॉन है, तो एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो सर सारे के सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन गए इसके, ये भी सिमेट्रिकल है। तो सर इसके लिए म्यू की वैल्यू 0, CO2 के लिए भी 0 है। तो और नीचे भी आप देखिए वही ऑप्शन है, वही घुमा फिरा के वही दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर, इसलिए बी करेक्ट है ना। तो काफी सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी बात है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compound has the smallest bond angle? सबसे कम बॉन्ड एंगल किस कंपाउंड में के लिए होगा, ये एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बॉन्ड एंगल को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे और क्या क्या बातें इसमें होती है। इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, आइए देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोगों को चेक करना होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है लास्ट वाले का, इसका भी sp3 है, इन तीनों का sp3 है, सबका sp3 है बाकी ऊपर वालों का। तो sp2 का बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री होता है और इसका होता है 109.28 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर सबका बराबर होगा क्या, नहीं। अब ये 109.28 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर पे, नंबर ऑफ लोन पेयर पे, और फिर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे, ऑफ सेंट्रल एटम पे। दो डायरेक्टली प्रिपोज, जिसका सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका हम लोग बोलेंगे उसका बॉन्ड एंगल बी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ऐसा होगा। तो सर ऑप्शन नंबर डी को इग्नोर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए H2O और NH3 में देखते हैं। H2O NH3 में देखिए, H2O का स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हैं, NH3 में आप लोग जानते हैं इस तरीके से हाइड्रोजन है। तो इसमें एक ही लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर होता है। और H2O में कितने होते हैं, H2O ऐसा होता है, इसमें आप देख रहे हैं 2 लोन पेयर होते हैं। और H2S में भी आप देख रहे हैं 2 लोन पेयर होते हैं। तो जिसमें ज्यादा लोन पेयर होंगे, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो लोवेस्ट हमको निकालना है, तो इन दोनों में 2-2 लोन पेयर हैं, इसमें एक है, तो NH3 इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये दोनों बचे। अब इसमें देखते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सेंट्रल देन द सल्फर, क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे तो बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन वाले का, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले का क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा H2S वाले का। मैं अगर ऑर्डर लिख दूं तो सबसे ज्यादा हो जाएगा SO2 का, देन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे NH3 का, देन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे H2O का, देन H2S का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ये मैंने आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मिल गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसका क्वेश्चन तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, लेकिन दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, ठीक है। आइए पढ़ते हैं NO के बारे में, NO के बारे में पढ़ते हैं क्या है, ठीक है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द NO। NO के बारे में हम लोग जान रहे हैं, देखिए नाइट्रोजन होता है, इसके P में 2p3 होता है, ऑक्सीजन के P में 2p4 होता है। आइए इसका हम लोग एमओ डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए एमओ डायग्राम हम लोग इसका ऐसे बनाते हैं, देखिए इसका हमें एमओ डायग्राम बनाना है। तो एमओ डायग्राम को थोड़ा सा
एमओ डायग्राम का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। एमओ डायग्राम का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इधर P3 रखो और इधर P4। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है ना, ये सबके सब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना एंटी बॉन्डिंग में, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है ना। और आप देख रहे हैं NO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं NO ऐसा होता है, NO ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज इस पे। तो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सी बात सही नहीं है, वो कह रहा है पहला ऑप्शन लिखा है इट इज डायामैग्नेटिक इन द गैस स्टेट। भाई ये डायामैग्नेटिक कहाँ से है, ये तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर यही वाला जो है रॉन्ग था, मतलब यही जो है बात सही नहीं लिखी है, आंसर यही है। न्यूट्रल ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। NO को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूंगा तो NO2 ही बनाएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, सारी बातें हमारे पास क्लियर हो गई है। आज एक छोटा सा मैंने आपको एक बेसिक्स लेवल के बारे में बताया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं, जिसको मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे, फिलहाल के लिए मैं जो है इस लेक्चर को यहीं पे जो है एंड करता हूं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट से कंसेप्ट को लेके। आइए कुछ बातें बाद में हम लोग जानेंगे। फिलहाल के लिए स्टूडेंट, आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी